नमस्कार। अगर भारत को सच में समझना है ना, तो उसकी आत्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी, और वो आवाज़ है उसके कवियों की। ये वो लोग हैं जिनके शब्दों ने हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान को गढ़ा है। तो चलिए निकलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां हम भारत को उसके कवियों की नज़रों से देखेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि भारत सिर्फ नदियों और पहाड़ों का देश नहीं है। ये शब्दों, छंदों और आवाज़ों का देश है। हम एक-एक करके हर राज्य में जाएंगे और उन कवियों की विरासत को जानेंगे जिन्होंने इस जमीन की कहानी को अपनी कविताओं में जिंदा रखा है। तो हमारी ये काव्य यात्रा शुरू होती है भारत के दक्षिण और पश्चिम से। ये एक ऐसी धरती है जहां एक तरफ भक्ति की गहरी धारा बहती है, तो दूसरी तरफ समाज को बदलने वाली क्रांति की आवाजें भी गूंजती हैं। यहाँ मिलते हैं तीन ऐसे कवि जिन्होंने अपनी कलम से, सच कहूँ तो, एक तरह की क्रांति ला दी। आंध्र प्रदेश के श्री श्री ने पहली बार आम आदमी और मजदूरों के संघर्ष को अपनी कविता का हीरो बना दिया। कर्नाटक के कुवेंपु ने किसी एक धर्म या जाति की नहीं, बल्कि विश्व मानव यानी पूरी इंसानियत की बात की। और केरल के कुमारन आसान ने अपनी कविताओं से जाति व्यवस्था पर सीधा और तीखा सवाल किया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दक्षिण से ही दो और जबरदस्त आवाजें आती हैं। तमिलनाडु के सुब्रमण्य भारती, जिनकी कविता अच्चुमिल नहीं यानी डर नहीं, डर नहीं, आजादी के दीवानों के लिए एक नारा बन गई। और वहीं तेलंगाना के कालोजी नारायण राव थे, जिनकी कविता मानो सत्ता से सवाल पूछने का एक हथियार बन गई थी। अच्छा, पश्चिम भारत की कविता को समझना है तो एक चीज को जानना बहुत जरूरी है, भक्ति आंदोलन। अब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का आंदोलन नहीं था, नहीं, ये एक सामाजिक क्रांति थी। इन संत कवियों ने बड़े बड़े संस्कृत के श्लोकों को छोड़कर आम लोगों की भाषा में गीत और दोहे लिखे और जाति पाति के भेदभाव को सीधे सीधे चुनौती दी। और इस आंदोलन की मशाल को थामने वाले थे ये तीन महान संत कवि। गुजरात के नरसिंह मेहता, जिनका भजन वैष्णव जन तो महात्मा गांधी को इतना पसंद था, वो हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम के सीधे साधे अभंग आज भी एक अच्छी और सच्ची जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं। और उड़ीसा के जयदेव का गीत गोविंद, वो तो कविता से कहीं बढ़कर प्रेम और भक्ति का महाकाव्य है। कभी सोचा है कि कविता कैसे किसी जगह की पहचान बन जाती है? यहाँ देखिए, गोवा के बाकीबा बोरकर को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम गोवा के बीच पर ही खड़े हैं और वहाँ की हवा को महसूस कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जब हम राजस्थान के कन्हैयालाल सेठिया की कविता धरती धोरारी सुनते हैं, तो लगता है जैसे राजस्थान का पूरा स्वाभिमान हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो भक्ति से लेके क्रांति तक आखिर किसी देश की कविता उसके लोगों के बारे में क्या बताती है? ये सिर्फ हमें इतिहास नहीं बताती, ये तो उस समाज के दिल की धड़कन है जिसमें उनके डर, उनकी उम्मीदें और उनके सारे सपने कैद होते हैं। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं भारत के दिल में, उत्तर और मध्य भारत। यहाँ की कविता में आपको वीरता के किस्से मिलेंगे, देशभक्ति का वो जुनून मिलेगा और बंटवारे का वो दर्द मिलेगा जो आज भी सीने में उठता है। इस हिस्से को समझने से पहले एक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है, राष्ट्रकवि। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो उस कवि को दिया जाता है जिसकी कलम में पूरे देश की आवाज हो और जिसकी कविताएं लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग जला दें। और ये हैं हिंदी साहित्य के तीन दिग्गज। बिहार के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी हमें सिखाती है कि असली वीरता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। उत्तर प्रदेश के हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला जिंदगी के हर सुख दुख को अपनाने का एक गहरा दर्शन देती है। और मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी, सोचिए, उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा में एक फूल भी देश के लिए कुर्बान होना चाहता है। इससे बड़ी देशभक्ति क्या होगी? अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए कि एक ही दौर के दो बड़े कवि संघर्ष को कितने अलग अलग नजरिए से देखते हैं। एक तरफ है पंजाब की अमृता प्रीतम, जिनकी कविता बंटवारे के जख्मों और एक औरत के दर्द की कहानी कहती है। तो दूसरी तरफ है माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी कविता में देश के लिए अपना सब कुछ मिटा देने का जज्बा है। उत्तर भारत के इन तीन साहित्यकारों ने अपने समय की नब्ज को पकड़ा था। अमृता प्रीतम ने अज आँखां वारिस शानू लिखकर बंटवारे के उस दर्द को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हरियाणा के उदय भानु हंस की कविताएं आज भी लोगों में देश प्रेम का जोश भरती हैं। और हिमाचल के चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था, हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान क्या होता है।
हमारी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत, एक ऐसा इलाका जहां कविता मानव प्रकृति की गोद में ही जन्म लेती है और सदियों पुरानी संस्कृतियों की पहरेदार बन जाती है। और हाँ, जब भी पूर्व की बात होगी, एक नाम तो सूरज की तरह चमकेगा ही, रवींद्रनाथ टैगोर। उनकी गीतांजलि सिर्फ कविताओं का कलेक्शन नहीं है, ये एक प्रार्थना है जिसने भारत की आध्यात्मिक आवाज को सारी दुनिया तक पहुंचाया। यहां देखिए, पूर्वी भारत के दो ऐसे मजबूत स्तंभ, एक तरफ टैगोर हैं, जिनकी सोच में पूरी दुनिया एक परिवार है, तो दूसरी तरफ हैं असम के लक्ष्मीनाथ बेजभरुआ, जिनका गीत ओ मुर अपुनार देश आज असम का राज्य गीत है, एक ऐसा गीत जो वहां के हर इंसान को अपनी जड़ों से जोड़ता है। पूर्वोत्तर की कविता उस इलाके की असली रूह है। झारखंड के रामदयाल मुंडा ने आदिवासी लोक कथाओं को अपनी कविताओं से एक नई जिंदगी दे दी। अरुणाचल प्रदेश की मामंग दाई की कविताएं वहां की नदियों और पहाड़ों की कहानी कहती हैं, और नागालैंड की तेमजुला आओ अपनी कविताओं में उन कहानियों को सहेज रही हैं जो पीढ़ियों से सिर्फ जुबानी तौर पर जिंदा थीं। और हमारे सफर के इस हिस्से के आखिर में ये आवाजें हमें बताती हैं कि हर समुदाय का अपना एक गौरव है। मेघालय के यू सुसुथाम ने खासी लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। मणिपुर के लामाबम कमल सिंह ने प्रेम और प्रकृति के गीत लिखे, और मिजोरम के रुकुंगा की कविताएं मिजो लोगों की आस्था और उनके जीवन मूल्यों का आईना है। तो दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक हमने पूरे देश का एक चक्कर लगाया, और एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत की कहानी किसी एक आवाज में नहीं, बल्कि इन अनगिनत काव्यधाराओं के संगम में बसती है। ये एक ऐसा गीत है जो कभी खत्म नहीं होता। तो आखिर में हमने क्या सीखा? यही कि भारत के कवि सिर्फ कविता लिखने वाले नहीं थे। नहीं, वो तो उन लोगों की आवाज थे जिनकी कोई नहीं सुनता था। वो समाज को बदलने वाले आर्किटेक्ट थे, हमारे इतिहास और संघर्ष के गवाह थे, हमारी संस्कृति के रक्षक थे, और एक नए भारत का सपना देखने वाले थे। और आखिर में बस ये एक बात याद रखने वाली है, कविता केवल कला नहीं है, ये एक राष्ट्र की आत्मा है। इन कवियों के शब्द हमें यही तो सिखाते हैं कि भारत की असली खूबसूरती किसी एक रंग में नहीं, बल्कि इन अनगिनत आवाज़ों के इंद्रधनुष में है।